जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 88। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं हम, दो टास्क आज के लेक्चर के। एक, प्रीवियस जो होम असाइनमेंट आपको दी गई थी उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, दो क्वेश्चन थे आपके। और दूसरा, नेक्स्ट हेजिंग स्ट्रेटेजी सीखें, जो कमोडिटी है, जो हमारा हेजिंग स्ट्रेटेजी है, इंटरेस्ट रेट हेजिंग, ये सीखेंगे। तीन तरह की हेजिंग हमारे सिलेबस में है ना। एक कौन सी है, कमोडिटी रेट हेजिंग, एक एक्सचेंज रेट हेजिंग और एक इंटरेस्ट रेट हेजिंग। कमोडिटी रेट हेजिंग में दो टेक्निक्स थी, दोनों सीख ली हमने। कौन सी, फॉरवर्ड फ्यूचर्स। एक्सचेंज रेट हेजिंग में चार टेक्निक्स थी, चारों सीख ली हमने। कौन कौन सी, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, मनी मार्केट हेजिंग। इन चारों में से कौन सी वाली स्ट्रेटजी दूसरों की निस्बत डिफरेंट है, मनी मार्केट हेजिंग। वो यू शेप में हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी, कंपैरेटिवली दूसरों से थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है बहरहाल। और फिर इसके बाद आज हम स्टडी करेंगे क्या, इंटरेस्ट रेट हेजिंग। लेकिन इंटरेस्ट रेट हेजिंग की तरफ जाने से पहले एक्सचेंज रेट हेजिंग के जो होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा शाहीन लिमिटेड, ये मनी मार्केट हेजिंग वाला, ठीक है जी। और इसमें क्या है, मनी मार्केट हेजिंग के साथ उसने एक और हेजिंग को टेस्ट कर लिया, किसको, फॉरवर्ड और मनी मार्केट हेजिंग। क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर एसएल। बताना है इसमें से कौन सी ऑप्शन बेनिफिशियल ज्यादा होगी एसएल के लिए। पहला हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हेजिंग थ्रू मनी मार्केट, तीसरा नो हेजिंग, अगर हेजिंग की ही ना जाए। और कह रहा है assume that on the date of settlement of transaction spot rate is $1 1 is equal to पाक रुपीज 178.15। कह रहा है कि जी सेटलमेंट डेट के ऊपर जो स्पॉट रेट है यानी मार्केट रेट है, ये क्या है, स्पॉट रेट एट सेटलमेंट डेट। ये कौन से वाला रेट है, स्पॉट 178.15, स्पॉट रेट ऑन सेटलमेंट या मेच्योरिटी डेट। और ये तो हमारे लिए अच्छी बात आई क्या, इसमें उसने बाइंग रेट और सेलिंग रेट नहीं दिया, एक ही रेट दे दिया। तो ये हमारे लिए मुश्किल हुई क्या आसान हुई, आसान नहीं। वैसे दोनों रेट देता तो भी प्रॉब्लम कोई नहीं थी। हमने ये डिसाइड करना है हमने बैंक को क्या किया और बैंक ने क्या किया, बैंक के हिसाब से हम फिर रेट डिसाइड करते हैं, ऐसा ही है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड भी पूछ रहा है, मनी मार्केट भी पूछ रहा है। जैसे मनी मार्केट का वर्ड जहन में आया, सामने आया ना, मुझे पता चल गया ये एक्सचेंज रेट हेजिंग है। कैसे पता चला मुझे एक्सचेंज रेट हेजिंग है, क्योंकि मनी मार्केट टेक्निक है ही एक्सचेंज रेट में। आइए जरा पढ़ते हैं। कह रहा है शाहीन लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। एसएल प्रोक्योर्स द मटेरियल लोकली व्हिच इज देन मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड टू कस्टमर। Management of SL is concerned over high volatility in foreign exchange rates. Receipts of $50,000 from a customer is expected in 3 months time and management is considering to hedge the foreign exchange risk. Hedge का मतलब क्या, रिड्यूस करना है रिस्क को। अब 3 महीने के बाद $50,000 मिलना है और मैनेजमेंट अभी से परेशान है। क्यों परेशान है, रेट गिरना चाहिए। रिसीव का, ये बताइए ये रिसीट का केस है कि पेमेंट का केस है, रिसीट को अंडरलाइन करें। ये सबसे अहम लफ्ज होगा आपके क्वेश्चन में कि रिसीविंग का केस है कि पेमेंट का केस। रिसीट को अंडरलाइन करें, $50,000 को अंडरलाइन करें, ठीक है। और 3 मंथ्स, ठीक है। ये भाई इनको ये किधर घटी है भाई, हमारे निकल गए जैसी जरूरत। उनसे कहिएगा कि जो पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया है ना, उसके क्वेश्चंस के प्रिंट भी निकाल के ले आए। भाई ये बात समझ आ गई आपको। आगे चलते हैं। एसएल्स बैंक हैज कोटेड द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब इसको समझना है आपने। स्पॉट रेट $1 का 178.65, एक बाइंग रेट है, एक सेलिंग रेट है। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। एक्सचेंज रेट में एक बाइंग रेट है, एक सेलिंग रेट है, दोनों में फर्क पता ना आपको। आपने डिसाइड क्या करना होता है, कौन से वाला रेट पिक करना, ठीक है। ये स्पॉट रेट में, स्पॉट रेट कौन सा रेट होता है, आज का रेट जो मार्केट में चल रहा है।
स्पॉट रेट हमारा ना फॉरवर्ड में रेलिवेंट होता है, 2 डे स्पॉट रेट ना फॉरवर्ड में रेलिवेंट होता है, ना फ्यूचर में रेलिवेंट होता है, ना ऑप्शन में रेलिवेंट होता है। स्पॉट रेट रेलिवेंट होता है तो मनी मार्केट हेजिंग में रेलिवेंट होता है। क्या आपको ये बात पता है? स्पॉट रेट क्योंकि स्पॉट रेट फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन में क्यों इररेलेवेंट होता है? क्योंकि हमने आज के दिन में कोई ट्रांजैक्शन करनी ही नहीं। आज के दिन में तो हमारे पास फॉरेन करेंसी है ही नहीं। लेकिन मनी मार्केट हेजिंग में स्पॉट 2 डे स्पॉट रेट रेलिवेंट होता है। क्यों? क्योंकि आज के दिन में बारो करके हमने एक्सचेंज आज के दिन ही करना है। तो स्पॉट रेट याद रखें, फॉरवर्ड में नॉट रेलिवेंट, 2 डे स्पॉट रेट फ्यूचर में नॉट रेलिवेंट, 2 डे स्पॉट रेट ऑप्शंस में नॉट रेलिवेंट। किस में रेलिवेंट होता है ये? मनी मार्केट हेजिंग में। फिर है 1 मंथ फॉरवर्ड। 1 मंथ फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आज अगर आप 1 महीने बाद की सेटलमेंट करते हैं, आज आप ऐसा है फॉरवर्ड का एग्रीमेंट करते हैं जिसने 1 महीने बाद सेटल होना है, तो फिर ये रेट लगेगा, ये वाला। और आज अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करते हैं फॉरवर्ड का जिसने 3 महीने बाद सेटल होना है, तो फिर ये वाला रेट लगेगा। तो बताइए हमारे लिए कौन से वाला रेलिवेंट है? 3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि हमें इसको अंडरलाइन करें, हाँ, क्योंकि हमें टाइम पीरियड के साथ में, यानी हमारी हेजिंग स्ट्रेटजी को हमारे एक्चुअल फ्लो के साथ मैच करना चाहिए। एक्चुअल फ्लो हमारा 3 महीने बाद है, तो हेजिंग स्ट्रेटजी भी 3 महीने वाली होनी चाहिए, 1 महीने वाली नहीं। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? उसने आपको एक फॉरवर्ड, जैसे आपको बैंक जो है, बैंक कहता है 1 महीने का भी लोन मैं दे रहा हूं, 6 महीने का भी लोन है, 12 महीने का भी है, 10 साल का भी है। हम कौन सा लोन उठाते हैं? जो हमारी नीड के मुताबिक सूटेबल हो। घर लेना है तो 10 साल वाला लोन लेंगे, और अगर हमने फर्ज कीजिए कि जी कोई कंप्यूटर लेना है तो 3 महीने का एडवांस लेंगे सैलरी। अब कंप्यूटर लेने के लिए 10 साल का लोन थोड़ी लेंगे, और घर खरीदना है तो 6 महीने का लोन थोड़ी लेंगे। तो हमारा जो नीड है और जो स्ट्रेटजी है उसको कंपैटिबल होना चाहिए। एग्री करते हैं कि नहीं करते? इसमें उसने 3 रेट्स दिए हैं डॉलर। एक स्पॉट रेट, ये सारे एक्सचेंज रेट है। ये ऊपर सारे कौन से रेट है? एक्सचेंज रेट्स है। लेकिन मनी मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट्स भी चाहिए होते हैं। चाहिए होते हैं कि नहीं चाहिए होते? मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि हमने इंटरेस्ट, हाँ, डिस्काउंट भी करना है, कन्वर्ट भी करना है, इंटरेस्ट अर्न भी करना है। तो इसका मतलब है मनी मार्केट हेजिंग में हमें इंटरेस्ट रेट भी चाहिए, एक्सचेंज रेट भी चाहिए। बोले एग्री करते हैं कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि मनी मार्केट में 3 स्टेप्स हैं, डिस्काउंट, कन्वर्ट, अर्न। इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग के लिए और इंटरेस्ट अर्न करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए, और कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ 1 मंथ फॉरवर्ड तो हमारे लिए इररेलेवेंट है, इसको चाहे तो क्रॉस मार दें 1 मंथ फॉरवर्ड को। भाई हमें ना कंफ्यूज करो इससे। अब आ जाए नीचे कौन से रेट दिए हुए हैं? ये इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं। एक इंटरेस्ट रेट लोकल करेंसी का भी है और इंटरेस्ट रेट फॉरेन करेंसी का भी है। ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे कि कौन से वाला हमारे लिए कब रेलिवेंट है। स्टार्ट करें क्वेश्चन को। सबसे पहले हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं थोड़ा सा ना सिर्फ आपको रफ करवा रहा हूं, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ नहीं। फॉर्मेट तो आपको पता ही है ना। तो जरा मुझे बताइए, अब थोड़ा सा हम एक्सपर्ट अगर हो गए हैं तो मुझे बताइए स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना है हमने? बाय करना है, बाहर से पैसे आने हैं, रिसीव करने हैं हमने, तो हमने बैंक को जाके सेल करने हैं। तो हम स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे? स्ट्रेटजी हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि बैंक बना रहा है? हम बना रहे हैं। क्या बनाएंगे? सेल फॉरेन करेंसी। ठीक है, सेल स्ट्रेटजी क्या हुई हमारी? स्ट्रेटजी ये पहले वाला है पार्ट ए। स्ट्रेटजी क्या हुई हमारी? सेल कितने? $50,000, $50,000 आफ्टर 3 months at the rate of,
अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से अब मुझे बताइए स्पॉट रेट उठाना है 1 मंथ फॉरवर्ड या 3 मंथ फॉरवर्ड? 3 मंथ फॉरवर्ड। स्पॉट रेट क्यों? स्पॉट रेट फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन में इररेलेवेंट होता है, ये सिर्फ मनी मार्केट हेजिंग में रेलेवेंट है। 1 मंथ फॉरवर्ड क्यों नहीं? क्योंकि हमारी नीड के साथ मैच नहीं करता, हमारी नीड 3 महीने की है। 3 मंथ फॉरवर्ड आएगा। डन। अब अगला अहम सवाल, बाइंग रेट या सेलिंग रेट, कौन सा रेट लगेगा? मैंने रिसीव करने हैं, मैं भागा भागा बैंक के पास जाऊंगा, सेल करूंगा, बैंक बाय करेगा, तो मुझे कौन सा रेट मिलेगा? बाय 177.555 एट द रेट ऑफ 177.555। बताएं ये स्ट्रेटजी समझ आती है? अगर आपसे कहे कि सेटअप स्ट्रेटजी, हेजिंग स्ट्रेटजी, सेटअप हेजिंग स्ट्रेटजी, तो क्या लिखना है? ये लाइन लिखनी है। डन। अब क्या करना है? गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। आइए जरा कैलकुलेट करते हैं। अब ये साइन कर दिया हमने, सो गए, फिर 3 महीने बाद उठे, अब क्या करना है? गेन और लॉस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा गेन या लॉस? पहले सोचें 3 महीने बाद स्पॉट रेट क्या है? 178.15। ऐसा ही अभी मेरे साथ हैं, 3 महीने में 178, मैं सोच लूं क्या कि गेन हुआ कि लॉस हुआ, फेवरेबल कि अनफेवरेबल? मार्केट में सारे लोग लेके जा रहे होंगे, रिसीव है ना, मार्केट में सारे लोग लेके जा रहे होंगे 178.15 और मैं कितने लेके जा रहा हूंगा? 177.555। तो मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट है ये फेवरेबल के अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। तो ये क्या हुआ? लॉस हो गया, लॉस। ये डिसाइड कर लिया लॉस होगा। अब अगला स्टेप क्या है? कितना होगा, कितना होगा लॉस? तो बताइए क्या फार्मूला लॉस का? टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 50,000। किससे मल्टीप्लाई करना है? एग्री रेट मार्केट रेट। एग्री रेट कितना? 177.555 माइनस 178. कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पहले आया क्या बाद में आया, क्योंकि जो है हमने गेन या लॉस ऑलरेडी कंसेप्ट की मदद से डिसाइड कर लिया हुआ है। कितना आया जी? 29750। ये हमारा लॉस है। अब इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करना? याद है वो जो हम करते हैं? हाँ जी, नेट रिसीट्स एंड इफेक्टिव रेट। तो नेट रिसीट्स कितनी होगी? पहला जो मार्केट रेट पे है कितने आएंगे पैसे? पहले 50,000 इंटू 178.15 8907500। फिर क्या करना है? लॉस है, ये रिसीव था, रिसीव इनफ्लो है, लॉस आउटफ्लो है, तो ये क्या हो गया? लेस कितना? 29750। नेट कैलकुलेट करें क्या है उसे 50,000 डिवाइड करके बताएं क्या रेट आता है? 88,77750 और डिवाइड करें 50,000 के साथ, बताएं इफेक्टिव रेट क्या आता है? 177.555। ये क्या? ये तो परफेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड परफेक्ट हाजिर है। भाई क्लियर? थोड़ा डायरेक्ट किया है, रफ अमल में किया है, प्रॉपर फॉर्मेट से नहीं किया। समझ आ गई आपको? क्योंकि पहले हमने किए हुए हैं ये ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। कोई मसला तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका 1 नंबर है बस, फॉरवर्ड का 1 नंबर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आइए फिर मनी मार्केट की तरफ। मनी मार्केट हेजिंग में कैसे कैलकुलेशन होती है बताइए जरा, रिवाइज करवाएं। यू 3 स्टेप्स होते हैं बस, ठीक है? वो आप फॉर्मेट सारा बना लेंगे, स्टेप्स मैं कर दूं?
स्टेप्स कर दें। ओके, 3 स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स क्या है? यू मनी मार्केट हैजिंग क्या, ये मैं रेज कर रहा हूं इसको। यू मनी मार्केट हैजिंग क्या है? यू से चाहे रिसीट की हैजिंग हो, चाहे पेमेंट की फॉरेन करेंसी रिसीट की मनी मार्केट हैजिंग हो, या फॉरेन करेंसी पेमेंट की मनी मार्केट हैजिंग हो, कैसे होगी? ऐसे होगी। ये ले, ये हम यहां खड़े थे, बैंक से उधार लिया, सड़क पार करके गए, दूसरे बैंक से कन्वर्ट करवाया, फिर थोड़ा सा आगे गए, डिपॉजिट करवाया। याद है 3 स्टेप्स कौन से थे? डिस्काउंटिंग, कन्वर्जन, इंटरेस्ट। बताइए, अगर फॉरेन करेंसी रिसीट की मनी मार्केट हैजिंग करें तो यही स्टेप्स होंगे, और अगर फॉरेन करेंसी पेमेंट की मनी मार्केट हैजिंग करें तो कौन से स्टेप होंगे? फिर भी यही होंगे। ओके, रेट बदल जाएगा। ओके 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 ओके। तो हम किसकी? रिसीट की करने लगे हैं। अच्छा बताइए, पहला स्टेप क्या था? डिस्काउंट नहीं, अब की बार पूरी बात करें। ये फॉरेन करेंसी रिसीट है, क्या है? इधर लिख दिया करें, फॉरेन करेंसी रिसीट्स। डिस्काउंट आगे क्या था? एट द रेट ऑफ बोरोइंग रेट। ये चीज एट द रेट ऑफ नहीं 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 नहीं, फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट। देखिए, रेट ही रेट है, रेट ही रेट। तो जब आप कंप्लीट कंसेप्ट नहीं बोलेंगे, मिक्स होने का खतरा है। डिस्काउंटिंग एट द रेट ऑफ फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट। तो ये क्या था? कन्वर्जन। ये क्या था? एट द रेट ऑफ स्पॉट रेट। अच्छा, इसीलिए स्पॉट रेट सिर्फ मनी मार्केट हैजिंग में रेलिवेंट है इस स्टेप के लिए, बाकी किसी में नहीं है। और ये क्या था? अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ लोकल करेंसी डिपॉजिट रेट। ये चीज अब जैसे ही मैंने ये फॉर्मेट बना लिया, मुझे तसल्ली, मैं रिलैक्स हो गया क्योंकि मुझे पता है मैंने सारा सेटअप कर दिया, सारा अपना जाल बिछा दिया है। अब सिर्फ पिक एंड ड्रॉप करना मैंने। इसमें बताइए, कोई गलती तो नहीं है? पक्की बात है। चलिए, डिस्काउंटिंग। अच्छा, मैं सिर्फ ये आपके सामने सॉल्व कर दूंगा, आपने इसे सीधा बदला करके फॉर्मेट में फिट कर देंगे ना? ओके। डिस्काउंटिंग एट द रेट ऑफ फॉरेन करेंसी 50,000 मिलना था, 50,000 मिलना था। अब क्या किया? मैं बैंक के पास गया, बैंक कहने का क्यों परेशान? मैं कहा 50,000 मिल रहा है। बैंक कहा तुम अभी पकड़ो 50,000, मैं बाद में ले लूंगा। हमने कहा गुड। क्या बैंक 50,000 पूरे का पूरा देगा? डिस्काउंट करके देगा। जरा डिस्काउंट कैसे करेगा? 50,000 डिवाइडेड बाय क्या था? 1 प्लस ब्रैकेट में बोरोइंग रेट। अब ये एक गलती आपने करनी है, हाँ, एनुअलाइज वाली, ठीक है। अब क्या है? फॉरेन करेंसी डिस्काउंट किस पे करना है? फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट पे। फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट इस पे, यानी 0.0275 पे। अभी पहले यही तो कर ले। हाँ ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया आपके जज्बात। 0.0275। लेकिन अभी ऐसे नहीं है, क्योंकि आपने क्यूएम में पढ़ा होगा कि अगर जब कभी भी, ये बहुत अहम कंसेप्ट है, ये अगला जो नेक्स्ट हमने इंटरेस्ट रेट हेजिंग सीख रहे हैं उसके हर क्वेश्चन में ये स्टेप इन्वॉल्व होगा, जो भी बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। और इसकी बेस आपके क्यूएम में है। क्यूएम का पेपर आपने मैथ का किया होगा, उसमें पढ़ा होगा। अगर लोन पार्शियल पीरियड के लेस देन 1 ईयर के लिए होना, तो आपने इंटरेस्ट रेट को टाइम पीरियड से भी मल्टीप्लाई करना है। बताइए, ये कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं पता? क्या कंसेप्ट? फिर से बताइए। कि अगर लोन 1 साल से कम अरसे के लिए हो तो इंटरेस्ट रेट को टाइम पीरियड से भी मल्टीप्लाई करना है। क्या ये बात पता है? फिर से, अगर लोन 1 साल से कम पीरियड के लिए हो तो इंटरेस्ट रेट को टाइम पीरियड से भी मल्टीप्लाई करना है।
लोन 1 साल से कम पीरियड का हो, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। लोन 1 साल से कम पीरियड का हो, बोले 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 और लिखे भी 1 दफा और 4-5 दफा बोले। लोन 1 साल से कम पीरियड का हो, लोन 1 साल से कम का हो तो पीरियड से भी मल्टीप्लाई करना है। लिखे, आवाज नहीं आ रही। लोन 1 साल से कम का हो तो लोन 1 साल से कम का हो तो पीरियड से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 1 प्लस 0.0275 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। मुझे सिर्फ ये खतरा है कि आप ये ना कहीं स्किप कर जाए। तो करें, अब आपके कैलकुलेटर का काम है, करें डिस्काउंट कितना, 49659। ये डिस्काउंटेड अमाउंट आ गए। स्टेप 1 कंप्लीट, 1/3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चले, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट करें। इधर बैंक से हमने डिस्काउंट करवा के लोन, हमने कहा भाई 3 महीने बाद तुम खुद ही ले लेना, बेफिक्र हो जाए मैं ले लूंगा सर। सड़क पार करके दूसरे बैंक के पास गए, किस लिए, किस लिए, इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट, क्योंकि रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ। रिस्क अभी भी है हमारे, फॉरेन करेंसी है तो रिस्क है। कन्वर्ट करना है यूजिंग स्पॉट रेट। $1 मिलियन क्वेश्चन, स्पॉट रेट कौन सा, बाइंग। मैंने तो बैंक को फॉरेन करेंसी सेल करना है, तो बैंक ने बाय, तो रेट बैंक के हिसाब से होते हैं। ओके, तो बाइंग रेट कौन सा होगा हमारा, स्पॉट का बाइंग रेट कौन सा, 178.65। तो हमने क्या किया, अब ये इसको कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट कैसे किया है, 49659 मल्टीप्लाइड बाय 178.65, ये कितना हो गया, 88,580। देखिए यही अमाउंट है। डन, ठीक है। एग्जाम में ये यू शेप में नहीं करना, एग्जाम में फॉर्मेट में करना, मैं बार बार कह रहा हूं। ये अब हमारे पास लोकल करेंसी आ गई है, रुपीस। अब क्या इसको अपने पास 3 महीने तक संभाल के रखे, कहेगा भाई आप में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है, 3 महीने के लिए क्यों रखना है अपने पास, इसको जमा कराओ बैंक में, इंटरेस्ट अर्न करो। तो अब इसको हमने इंटरेस्ट अर्न करना है, तो कौन सा रेट लगेगा, लोकल करेंसी है तो लोकल करेंसी रेट लगेगा, जमा करवा रहे हैं डिपॉजिट लगेगा। ऐसा ही है, तो कितना होगा, 88,71580 मल्टीप्लाइड बाय लोकल करेंसी डिपॉजिट रेट। ढूंढे, लोकल करेंसी ये रहा, डिपॉजिट रेट ये रहा, इंटू 0.0675। और भूलना नहीं क्या, हाँ, और ये हमेशा आएगा जब कहीं लोन होगा ना, टाइम पीरियड जरूर आएगा, क्योंकि हैजिंग होती शॉर्ट टर्म के लिए, मुमकिन तौर पे 1 साल से कम होगा। मल्टीप्लाइड बाय 3/12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 149,708। और अब दोनों को ऐड कर दे, देखे मेरे पास कितने पैसे आए, 88,71580 प्लस 149,708, 9021,288। अब ये इतनी फॉरेन करेंसी हेज करने से मुझे इतने पैसे मिले, इतनी फॉरेन करेंसी हेजिंग करने से, तो इफेक्टिव रेट कितना हुआ, इसको इससे डिवाइड करो, कितना, 180। चलो हमारे से करीब, परफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, हाँ नहीं तो ठीक है, ओके डन जी। ग्रुप में देखिए पीडीएफ शेयर हुआ है सोल्यूशन वाला, सोल्यूशन देखिए मैच करता है उससे, ये ले नोट करें, काम लगभग उतना ही था जितना फॉरवर्ड वाला था, इसके नंबर ज्यादा है क्योंकि टेक्निकल है, हालांकि है कोई नहीं, आई कैप की मर्जी, जिसको टेक्निकल समझे। भाई कोई प्रॉब्लम इसमें, पहली दफा में ना रेट ही रेट देख के आपने घबरा जाना है, सबसे पहले घबराना नहीं है, शाबाश।
डन जी। मनी मार्केट हैजिंग में दोनों रेट आते हैं, एक्सचेंज रेट भी और इंटरेस्ट रेट। कोई इशू। तीसरी ऑप्शन कह रहे हैजिंग ही ना करे तो क्या होगा फिर, तो वो आपको 178.15 मिलेगा। हैजिंग ना करे तो फिर क्या होगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। एक अप्रोच ये भी होती है कि हैजिंग ना करे, जो होगा देखा जाएगा। अब ड्यू डेट पे क्या हुआ, रेट 178.15 पे है, तो कितने पैसे मिलेंगे। अगर हम कहे कोई हैजिंग नहीं करते, 3 महीने बाद जो डॉलर आएंगे मार्केट में जाएंगे, जो रेट हुआ उस पे बेच देंगे, तो इस सूरत में हमें कितने पैसे मिलेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 178.890। भाई तीनों स्ट्रेटजीज कर ली आपने, मतलब नो स्ट्रेटजी भी समझ ले एक स्ट्रेटजी है। तो बताइए तीनों में से कौन सी मोस्ट बेनिफिशियल होगी, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे या जिसमें सबसे कम। किसमें सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मनी मार्केट हैजिंग में। ओके डन जी। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन कौन सा असाइनमेंट, इसको क्लोज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये 5, यूनिटी राइस ट्रेडर्स। स्टार्ट करें पढ़ना। जब वो कहता है सजेस्ट द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हैजिंग स्ट्रेटजी में बताओ कौन सी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगी, तो आप कैसे फैसला करते हैं कौन सी स्ट्रेटजी ऑप्टिमल है, मोस्ट बेनिफिशियल है। अगर रिसीविंग वाला केस है तो जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे वो स्ट्रेटजी मोस्ट बेनिफिशियल है। अगर पेमेंट वाला केस है तो जिसमें सबसे कम पैसे पे करने पड़ेंगे। समझे। चलिए फिर कह रहे अज्यूम दैट टुडे इज 1 सितंबर 2023, रिक्वायरमेंट है डिटरमिन द आउटकम यूजिंग द फ्यूचर। आउटकम इसको बोलते हैं आउटकम, इस टेबल को बोलते हैं आउटकम। इस टेबल का नाम क्या है, आउटकम ऑफ हैजिंग, आउटकम ऑफ हैजिंग। ठीक है, और यहां पे ये जो आता है ये है टोटल आउटफ्लो या इनफ्लो, नेट रिसीट्स या नेट टोटल रिसीट्स या टोटल पेमेंट वो। लेकिन हम इफेक्टिव रेट भी कैलकुलेट करते हैं, इससे हमें अंदाजा हो जाता है सवाल सही है कि नहीं, मारा अंदाजा हो जाता है, पक्का नहीं होता। कह रहे डिटरमिन द आउटकम यूजिंग द फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैजिंग स्ट्रेटजी एज्यूमिंग दैट स्पॉट रेट ऑन 29 फरवरी 2024, स्पॉट रेट टुडे नहीं, स्पॉट रेट 29 फरवरी को इज एक्सपेक्टेड टू बी 87,500 पर मैट्रिक टन, जो भी है। यानी उसने हमें मार्केट रेट दे दिया, आसान अल्फाज में बोले तो क्या दिया उसने, मेच्योरिटी डेट का मार्केट रेट। अंडरलाइन कर लें इसको 87,500। भाई अब तो कर सकते हैं ना, और फिर दे के गया नहीं, बांट के नहीं गया, पीछे कुछ पेजेस दे के नहीं गया। अच्छा जिनको मिल जाते हैं वो चुप रहते हैं, जिनको नहीं मिले वो शोर मचा, लगता है किसी को भी नहीं मिला, वो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ओके ओके ओके। तो अच्छा यूनिटी राइस ट्रेडर्स यूआरटी आज 1 सितंबर है, अज्यूम कीजिए, estimates that it will have 25.59 metric tons of rice available for sale on 29 फरवरी 2024। यानी आज सितंबर है, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी, फरवरी, तकरीबन 6 महीने बाद, आज से लगभग 6 महीने बाद 29 फरवरी को 29.59 राइस टन अवेलेबल होगी। क्लियर। इसका मतलब है टाइम पीरियड बता दिया। अब हमारी नीड 6 मंथ की है तो हैजिंग स्ट्रेटजी भी किसकी होनी चाहिए। अगर उसने 1 मंथ की हैजिंग स्ट्रेटजी दी रिजेक्ट करेंगे, 3 मंथ की दी रिजेक्ट करेंगे, 4 मंथ की दी रिजेक्ट करेंगे, 6 मंथ की दी कह रहे हैं इन व्यू ऑफ द रीसेंट वोलेटिलिटी इन फूड प्राइसेस यूआरटी इज कंसीडरिंग हैजिंग इट्स मार्केट रिस्क। वो मार्केट रिस्क को हेज करना चाहते हैं। ये कमोडिटी वाला क्वेश्चन आ गया, एक्सचेंज रेट वाला नहीं है। कमोडिटी वाला राइस एक कमोडिटी होती है ना, फॉरेन करेंसी थोड़ी है राइस कमोडिटी। कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, करंट स्पॉट प्राइस स्टैंड्स एट पीक या 90,000 पर मैट्रिक टन। लाइन मार दे इसको, क्यों बोला, स्पॉट रेट फॉरवर्ड फ्यूचर और ऑप्शन में इररेलेवेंट होता है, सिर्फ मनी मार्केट हैजिंग में
रेलिवेंट होता है। क्यों? क्योंकि स्पॉट रेट पे कन्वर्जन करनी होती है। नेक्स्ट, द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर्स, फ्यूचर्स को अंडरलाइन करें। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 मेट्रिक टन सेट टू एक्सपायर इन 6 मंथ इज प्राइस्ड एट 93,500 पर मेट्रिक टन। जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है आज 6 महीने में करते हैं तो क्या होगा? ये असल में कौन सा रेट फिर बता रहा है? एग्रीड रेट। फ्यूचर का एग्रीड रेट, फॉरवर्ड का नहीं है, फ्यूचर का एग्रीड रेट है। फ्यूचर का एग्रीड रेट हुआ ना। और फिर क्या है? टर्म्स ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 मेट्रिक टन विद 6 मंथ एक्सपायरी। 6 मंथ मैच होता है। बिल्कुल हमारी नीड और हमारी स्ट्रेटजी मैच होती है। इज एज फॉलोज, बाइंग 93,600 और सेलिंग क्या है? 94,500। अब मुझे बताइए, अब हमने तो इसको सेल करना है, हमने क्या करना है? सेल कर, तो कौन सा रेट रेलिवेंट होगा? बाइंग, क्यों? हम तो सेल कर रहे हैं, बैंक बाय कर रहा है, तो ये रेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं जी, बिल्कुल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे लिए कौन सा रेट रेलिवेंट होगा? बाइंग 93,600। इसको कोई अंडरलाइन करना हो तो कर ले, नहीं तो याद रखें। डिटरमिन द आउटकम यूजिंग द फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज्यूमिंग प्राइस ऑफ 87,500 है। सबसे पहले स्ट्रेटजी सेटअप करें। स्ट्रेटजी सेटअप करें, क्या होगी फॉरवर्ड की स्ट्रेटजी? सेल, क्या होगी स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी बनाएं, ये रेज कर रहा हूं मैं। स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी क्या होगी फॉरवर्ड में? सेल 25.59 MT राइस इन 6 मंथ वगैरह वगैरह वगैरह, काम की चीज सिर्फ एट द रेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीड रेट कौन सा है? 93,600। ओ फ्यूचर का, ओके ओके, 93,600। ये गलती आपने नहीं करनी फॉरवर्ड की हैजिंग करते हुए फ्यूचर का रेट। ये तो समझिए, आपको समझाने के लिए थी, आपने यही समझना है। ये गलती क्यों की? हाँ समझा कि ये काम नहीं करना। हाँ सोए हुए नहीं, शाबाश। सेल स्ट्रेटजी। अब इसके बाद क्या करना है भाई? इसके बाद आउटकम बनाए, आउटकम बनाए, सॉरी गेन या लॉस, गेन या लॉस। तो मेच्योरिटी डेट पे क्या स्पॉट रेट है? 87,500। अब मैं सोच लूं मार्केट में सारे 87,500 लेके जा रहे होंगे, सेल करना है कि बाय करना है? किधर लिखा है सेल? मुझे बताएंगे तो फिर समझ आएगी। ये सेल, इसको अंडरलाइन करें। मार्केट में सेल करके सारे कितने पैसे लेके जा रहे होंगे? हम कितने लेके जा रहे होंगे? हम खुश, फेवरेबल के अनफेवरेबल? खुश। ये तो गेन हो गया, तो डिसाइड कर लिया गेन है। दूसरा काम क्या करना है? कैलकुलेट करना है कितना है। तो गेन कितना है? 25.59 मल्टीप्लाइड बाय 93,600 माइनस 87,500 कितना आया? 156099। ये आया गेन। डन। अब आपका आउटकम कितना होगा? आउटकम कितना होगा? नेट, ये मार्केट रिसीट्स कितनी है? मार्केट रिसीट, मार्केट, जल्दी जल्दी करो, राइटिंग आगे पीछे समझ लीजिएगा। मार्केट रिसीट कितनी है भाई? हमारे पास 25.59 था, मार्केट में बेचा 87,500 पे। 2239,125। अब रिसीट है, गेन है, रिसीट भी इनफ्लो, गेन भी इनफ्लो, तो क्या होना है इसने? ऐड गेन। कितना गेन?
156099 156099 नेट रिसीट कितनी आई 2395 डबल इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाय 25.59 कितना आया 93,600 भाई ये कैसे फॉरवर्ड परफेक्ट हेजिंग है वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे कर रहे ओके अब चले फ्यूचर की तरफ फ्यूचर में बाकी सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा एक चीज आपसे कैलकुलेट करवानी है शाबाश ये चीज हाँ तो अब बताए फ्यूचर में क्या करना है अब दोबारा से स्ट्रेटजी बनाए स्ट्रेटजी तो ये रहेगी थ्रू फ्यूचर आ जाएगा और ये रेट कौन सा है हाँ ये आया एट द रेट ऑफ 93,500 अब एक काम क्या करना है नंबर ऑफ फ्यूचर्स यार स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं ना कितने होंगे इज इक्वल टू 25.59 डिवाइडेड बाय एक फ्यूचर कितने का एक का स्टैंडर्ड इज इक्वल डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 25.5 बताइए राउंड ऑफ करके क्या करें 25 या 26 दैट इज 26 ब्रैकेट में लिख ले राउंडेड ऑफ डन अब स्ट्रेटजी हमारी बन गई कि सेल अब स्ट्रेटजी क्या बनी सेल 26 फ्यूचर्स ऑफ 1 metric ton एट द रेट ऑफ 93,500 यहां तक क्लियर अब आ जाए अब क्या करना है आवाज गूंज रही है अब क्या करना है अब हमने गेन या लॉस 3 महीने के लिए सो जाए 6 महीने के लिए सोना है 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए सो जाए फिर उठे मार्केट देखे हालात ही बदल गए दुनिया बदल गई मार्केट में रेट क्या आ गया मार्केट में 87,500 तो बताइए मार्केट में सारे कितने लेके जा रहे होंगे मुझे कितना हमें कितना मिलेगा गेन या लॉस गेन कितना गेन अच्छा कैलकुलेट कैसे करना है ये सुन लें नंबर ऑफ फ्यूचर्स कितने थे 20 इंटू साइज ऑफ फ्यूचर 1 metric ton इंटू एग्रीड रेट माइनस मार्केट रेट कितना है 3,500 माइनस 87,500 बताएं कितना आया 156,000 ये हमारा आ गया गेन और अगर आपको पता करके टिक के जरिए से कैलकुलेट करो हमने क्या करना है डिवाइडेड बाय 1,000 और 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 ये जब डिवाइडेड बाय 10,000 आएगा ये आएगा साइज ऑफ टिक और जब इसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे तो ये क्या आएगा नंबर ऑफ टिक्स बस उसे फिर ये कैलकुलेशन करके दिखानी है नंबर ऑफ टिक्स कितने हैं ये बताने हैं साइज ऑफ फ्यूचर कितना है ये बताना है डायरेक्ट एक स्टेप में कैलकुलेशन नहीं करनी कभी एमसीक्यूज में पूछ सकता है बताओ इतना गेन हुआ है तो कितने थे इसके टिक्स हम कहेंगे ये लो मल्टीप्लाई कर दो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज ये है बताओ ये इसका टिक का साइज क्या होगा डिवाइड बाय 10,000 नंबर आपसे या साइज कैलकुलेट करवा सकता है तो आपको पता होना चाहिए डिवाइड किससे करना है 10,000 मल्टीप्लाई किससे करना है 10,000 आउटकम कैलकुलेट करें अब क्या है आउटकम मार्केट रिसीट्स कितनी है मार्केट से कितने पैसे मिलेंगे हमें 87,500 यानी 25.59 मार्केट में तो एक्चुअल क्वांटिटी सेल होगी ना इनटू 87,500 कितना हुआ 2239,125 और क्या हुआ गेन अब रिसीट इनफ्लो है गेन भी इनफ्लो है क्या होगा
ऐड हो जाएंगे 156,000 नेट कितना हुआ 2395125 डिवाइड करें इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे एक्चुअल क्वांट 25.59 से 93596 लेकिन ये परफेक्ट क्यों नहीं आया ग्रेड इतना ये फ्यूचर है ये परफेक्ट हैजिंग नहीं होती राउंडिंग ऑफ की थी याद है ये राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा फर्क आता है फ्यूचर और ऑप्शन परफेक्ट हैजिंग नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि इसमें राउंडिंग ऑफ की होती है हमने सर अगर 25.1 होगा तो वो राउंड ऑफ होकर 25 होगा ना मर्जी 26 कर लें 25.1 आता है अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स तो आप 26 भी कर सकते हैं 25 भी कर सकते हैं दोनों एक्सेप्टेबल है दोनों एक्सेप्टेबल है अब मैंने आपको ये नहीं बताना कि प्रैक्टिकली एक तीसरा रास्ता भी है वो नहीं बताना कि 25 कॉन्ट्रैक्ट्स की हैजिंग कर लें फ्यूचर से और जो 0.1 है उसकी कर लें फॉरवर्ड से वो नहीं बताना आपको वो सीफैप लेवल का कंसेप्ट है उधर जाके सीखेंगे आप चलिए जी भाई ये क्लियर आगे चलें चले नेक्स्ट आगे क्या चल भाई आगे आगे इंटरेस्ट रेट हैजिंग इतने सीधा अच्छा ये सीधा नहीं है इसको इजी ना अब आएंगे ऐसे समझ आ रही है बिल्कुल बिल्कुल इसमें सिर्फ रेट्स आगे पीछे होते हैं बस वो समझ आ जाए टाइम पीरियड समझ आ जाए जब समझ लगना शुरू तो फिर ये आसान है मैंने आपको क्या बताया था ये बजटिंग का जो पाप किया गया है ना उसके प्रायश्चित के तौर पे ये टॉपिक रखा गया है ताकि उधर जो हमारा टाइम ज़ाया होता है ना छोटी छोटी बिला वजह की सिंपल कैलकुलेशन पे यहाँ पे कंसेप्चुअल कैलकुलेशन है कंसेप्ट यहाँ पे टाइम सेव होता है तो वो उसका डेबिट इधर क्रेडिट हो जाता है चलिए अब हम सीखते हैं इंटरेस्ट रेट हैजिंग क्या सीखने जा रहे हैं एक चीज हमेशा जहन में रखिएगा इंटरेस्ट रेट बाकी सारा कुछ भी भूल जाना इंटरेस्ट रेट हैजिंग में एक चीज आपने कभी नहीं भूलनी क्या टाइम पीरियड जब कभी लोन 1 साल से कम अरसे के लिए होगा टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई होगा ये बात आपने नहीं भूलनी पूरे इंटरेस्ट जहां कहीं एग्जाम में इंटरेस्ट आ गया ये बात नहीं भूलनी अब जरा सुनिए ये होता क्या इंटरेस्ट रेट हैजिंग क्या है कह रहा है इंटरेस्ट रेट हैजिंग थ्रू फॉरवर्ड अच्छा इंटरेस्ट रेट हैजिंग में फॉरवर्ड को कहते हैं जो एग्रीमेंट हम करते हैं ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसे बोलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट फॉरवर्ड एग्रीमेंट नहीं बोलते क्या बोलते हैं फॉरवर्ड रेट है क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग हम हैजिंग लोन की नहीं कर रहे हम हैजिंग कर रहे हैं इंटरेस्ट भाई प्रॉब्लम सुनिए पहले बिजनेस प्रॉब्लम समझे फिर सॉल्यूशन समझ आएगा बिजनेसमैन है 6 महीने बाद उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है उस प्रोजेक्ट के लिए उसे चाहिए 5 करोड़ रुपया आज तो इंटरेस्ट का रेट है 10% लेकिन आपको पता है स्टेट बैंक हर 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज करता है तो वो परेशान है आज 10% है ये ना हो कि 6 महीने बाद ये 10 की बजाय 12% हो जाए तो वो कहता है मेरा तो 5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो तो अच्छा खासा मुझे इंटरेस्ट पड़ जाना है ज्यादा हो जाना है अब वो परेशान है क्यों परेशान है कि अच्छा ये ज़हन में रखिएगा परेशान आज है लोन कब लेना है 6 महीने बाद परेशान आज है या 3 महीने बाद 3 महीने कर लेते हैं लोन 3 महीने बाद लेना है लेकिन परेशान आज है क्यों 3 महीने इंटरेस्ट रेट ये प्रॉब्लम जहन में रखनी है एक्चुअली बैंक से लोन लेना है लोन एग्रीमेंट एक्चुअल जो लोन एग्रीमेंट है वो 3 महीने बाद होगा परेशान आज है क्यों कि 3 महीने बाद रेट बढ़ना जाए बैंक वाले ने देखा कहा क्यों परेशान हो ये बैंक वाला दूसरा है ये वो नहीं है जिससे हमने रेट एग्रीमेंट करना है ये हेजिंग मार्केट वाला बैंकर है ठीक है हर बैंक हर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता बस इतना ध्यान में रखें हेजिंग वाले ने कहा क्यों परेशान हो हमने कहा भैया अगर तो आज पैसे चाहिए होते ना तो मुझे कभी हेजिंग की जरूरत ही नहीं थी मैं आज एग्रीमेंट करता आज ही रेट लॉक हो जाता क्योंकि आपको पता होगा कि जिस दिन आप एग्रीमेंट साइन कर लें उस दिन जो रेट एग्री हो जाता है वो 6 साल का लोन हो 2 साल का वो रेट चलता रहता है
उसने कहा मसला मेरा क्या है कि पैसे लोन एग्रीमेंट, एक्चुअल लोन एग्रीमेंट साइन करना है 3 महीने बाद, लेकिन परेशान मैं आज हूं कि 3 महीने बाद जब लोन एग्रीमेंट साइन करने जाऊंगा, लोन लेने के लिए जाऊंगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ ना चुका हो। तो वो दूसरा बैंक वाला कहने लगा मसला ही कोई नहीं है, मेरे साथ आप एग्रीमेंट कर लें। हमने कहा लोन एग्रीमेंट? उसने कहा नहीं नहीं, लोन एग्रीमेंट नहीं, वो तो आपने 3 महीने बाद दूसरे बैंक से करना है, मेरे साथ आज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करें। हमने कहा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या मतलब? उसने कहा मैं आपको गारंटी देता हूं। क्या? कि 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट 10% ही रहेगा। हमने कहा अच्छा, और अगर बढ़ गया तो 12% हो गया तो? कहने लगा 12% हो गया ना तो जो ऊपर का 2% होगा वो मैं दूंगा। हमने सुन के बड़े खुश हुए और चुप हो गए। बैंक ने कहा बोल अगला सवाल पूछ। हमने कहा नहीं हमारा कोई सवाल नहीं है। बैंक ने कहा नहीं पूछ। हमने कहा हमारा कोई सवाल नहीं। बैंक ने कहा नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा जब तक दूसरा सवाल नहीं पूछोगे। वो दूसरा सवाल क्या था? अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो हमने फिर डरते डरते पूछा क्या अगर इंटरेस्ट रेट कम होके 8% हो गया तो? बैंक कहने लगा समझ तो गए आप क्या कि फिर जो 2% का डिफरेंस होगा आपने मुझे देना। वो क्या करना है? आपने मुझे देना है, वो हमारा लॉस हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, हमें इससे गर्ज नहीं है कि हमें तो इससे गर्ज है कम से कम हमारी कॉस्ट सर्टन हो जाए, अनसर्टेनिटी का फैक्टर रिमूव हो जाए हमारे डिसीजन से, हमारे लिए यही काफी है। तो आज के दिन जो एग्रीमेंट साइन होगा, मुझे बताइए वो लोन एग्रीमेंट साइन होगा कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट साइन होगा? फॉरवर्ड रेट है, शाबाश। आज लोन एग्रीमेंट साइन होता तो हेजिंग की जरूरत ही नहीं होती। और गौर से सुनिएगा अल्फाज के ऊपर, ये जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट आज साइन हुआ है ये सेटल कब होगा? 3 महीने बाद। और हमने एक्चुअल लोन एग्रीमेंट कब साइन करना है? 3 महीने बाद। ये बात समझ आई है? अभी पिक्चर कंप्लीट नहीं है, इसमें 2 ट्विस्ट हैं, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, उसका सॉल्यूशन भी समझ आ गया। ठीक है, याद रखें इस कंसेप्ट को आप टाइमलाइन ड्रॉ किए बगैर समझ ही नहीं सकते। इस कंसेप्ट को अब मैं टाइमलाइन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा पहले देख लेते हैं, कह रहा है फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। इसको सिंपल फॉरवर्ड एग्रीमेंट नहीं कह रहा। पहले जो हमने कमोडिटी की हेजिंग पढ़ी थी एक्सचेंज, उसमें सिर्फ फॉरवर्ड एग्रीमेंट का नाम नहीं, ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है। जैसे फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट आ जाए समझ लीजिए इंटरेस्ट रेट हेजिंग है। जैसे मनी मार्केट में हम समझ लेते थे क्या एक्सचेंज रेट हेजिंग है, तो फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट आ जाए तो समझ लीजिएगा क्या इंटरेस्ट रेट हेजिंग है। फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट से रेफर टू एज, कहता है इसका नाम हमने कैसे रखा हुआ है? T1 into T2 FRA। हमने कहा FRA क्या है ये समझ आती है, फॉरवर्ड T1 T2 क्या है ये समझ नहीं आती। उसने कहा ये समझोगे तभी जब आपके सामने टाइमलाइन ड्रा होगी। अहम कंसेप्ट है, याद रखे, ये समझ लिया तो फिर कल छोटी छोटी कैलकुलेशंस ही हैं, गौर से समझिएगा। आज है 1 जनवरी, आज है 1 जनवरी, हमें लोन चाहिए 1 अप्रैल को, और कितने अरसे के लिए चाहिए? 6 महीने के लिए चाहिए, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर के लिए चाहिए। आज हम खड़े हैं यहां पे, 3 महीने बाद लोन चाहिए 6 महीने के लिए। आज खड़े हैं यहां पे, 3 महीने बाद लोन चाहिए 6, जो कि एक्सपायर होगा 9 महीने बाद, कंप्लीट होगा 9 महीने बाद। फिर से सुने, आज हम खड़े हैं, हमें 3 महीने बाद लोन चाहिए 9 महीने तक, यानी 3 महीने बाद लोन हासिल करेंगे और 9 महीने बाद लोन को पे करेंगे। ये बात समझ आई? तो लोन की ड्यूरेशन क्या हुई? 3 मंथ के 9 मंथ? 6 मंथ। आज यहां खड़े हैं, 3 महीने बाद लोन चाहिए जो कि 9 मंथ के बाद वापस करना है, 6 मंथ की ड्यूरेशन। तो इसका नाम होता है ये 3 into 9 FRA रख लें,
या 3V9FR रख लें, 3 या 3-9 रख लें, ये इनमें से कोई भी सिंबल यूज कर लें। 3/9 FRA, 3V9 FRA या 3-9 FR। इसका मतलब क्या है कि आज हम ऐसा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं जो तीसरे महीने के बाद लोन लेना है, 9वें महीने पे करना है, उसके लिए। यानी इन शॉर्ट ये आपको लोन की ड्यूरेशन बताता है। ये जो 3V9 FR है ना, ये क्या T1 इंटू T2 FRA क्या बताता है? T1 टाइम 1, T2 टाइम 2। T1 क्या बताता है? जब लोन लेना है। T2 क्या बताता है? जब लोन वापस करना है। 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल और 30 सितंबर, ठीक है। लेकिन इसमें बस एक चीज कंफ्यूजिंग है कि जो T2 है ना, वो लोन की ड्यूरेशन नहीं शो करता, आज की डेट से स्टार्ट बताता है कितने अरसे बाद लोन रीपे करना है, ठीक है। हाँ जी, ये कंप्लीट जो इसका नाम लिखा जाता है ना, टेक्निकली सुने कंप्लीट नाम, वो लिखा जाता है ये FRA। कौन सा FRA चाहिए सर? हमें 5,000,039 FRA चाहिए एट 5%। इसको समझे, इसको इंटरप्रेट करें। क्या हमने 3 महीने के बाद हम हेजिंग करना चाहते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के जरिए से, जिसमें हमने लोन लेना है 5 मिलियन का, 3 महीने बाद लेना है, आज से 3 महीने बाद लोन लेना है, आज से 9 महीने के बाद लोन पे करना है, और एग्रीड रेट डिसाइड हुआ 5%। इसको पढ़ के देखिए, ये इंफॉर्मेशन सारी इंटरप्रिटेशन समझ आ रही है आपको? तो बताइए, इसको पढ़ के मुझे बताइए एग्रीड रेट कितना है? 5%। और मुझे बताइए लोन की ड्यूरेशन क्या है? 6 मंथ। भाई इससे मैं लोन की ड्यूरेशन पूछूंगा, अगर ये 9 मंथ बोलेगा ना, उसी वक्त इसको उड़ा देना है कोई खंजर वगैरह, कोई तलवार, कोई बंदूक, कोई तोप, हाँ कलम से बड़ा कोई खंजर नहीं। 3 × 9 FRA, लोन की ड्यूरेशन क्या है? 6 मंथ। शाबाश शाबाश। 3 × 9 FRA, लोन की ड्यूरेशन क्या है? 4 × 7 FRA, लोन की ड्यूरेशन क्या है? 3 मंथ। बेहतरीन बेहतरीन। भैया बात समझ आ गई आपको? आगे चले। ये इन FRA ओनली डिफरेंशियल। अच्छा आप ये ध्यान में रखिएगा, इस डेट के ऊपर ना थोड़ी सी 5 मिनट की टेक्निकल डिस्कशन है, समझ आ गई, क्वेश्चन निमट जाएगा। इस डेट के ऊपर फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट साइन होगा। साइन कब होगा? इस डेट पे कौन सा एग्रीमेंट साइन होगा? फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट के लोन एग्रीमेंट। ये ध्यान में रखिएगा, इस डेट पे FRA साइन होगा। इस डेट पे क्या होगा? इस डेट पे 2 काम होंगे, लोन एग्रीमेंट साइन होगा, FRA सेटल होगा। 2 काम होंगे, लोन एग्रीमेंट साइन होगा। नहीं समझे? यहां पे आज हमने फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट साइन किया, T1 जो है टाइम 1 अप्रैल, इधर 2 काम होंगे, लोन एग्रीमेंट साइन होगा। अच्छा सुनने अब जरा, यहां पे सब क्वेश्चन का सबसे टेक्निकल पॉइंट आ गया, सिर्फ मुझे 3 मिनट दे दीजिए, पूरी तवज्जो के साथ चाहिए। लेकिन फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में हमने बोला था 10% रेट एग्रीड होगा, जब लोन साइन हुआ तो वो हुआ 12%। बताइए साइन करने के बाद घर चले जाएं कि बैंक से होते हुए जाएं? हमने क्या कहना है उसको? 2% दो। क्या कहना है? यहां पे एक ट्विस्ट है कि मिसमैच है। फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट वाला कहेगा ए भाई मैं तेरे को 2% दूंगा, जो बनता है फर्ज करे 2000, लेकिन तेरे को 2000 नहीं दूंगा, 2000 डिस्काउंट करके दूंगा। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा देखो लोन आप साइन कर दिया, इंटरेस्ट रेट 12%, ये कंफर्म हो गया कि आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है, लेकिन आपने इंटरेस्ट इस डेट पे पे नहीं करना, इंटरेस्ट इस डेट पे करना है। तो जो तुम्हारा 2% एक्स्ट्रा बनता है ना, या तो मुझे 30 सितंबर को आओ और मेरे से 2% ग्रॉस अमाउंट ले लो,
भी ऐसा ही है ना, क्योंकि एक्चुअली इस लोन पे जो 2% आपने एक्स्ट्रा पे किया है, इसको एक्चुअली पे कब कर रहे हैं आप? 30 सितंबर को। भाई इंटरेस्ट बताइए, जिस वक्त लोन एग्रीमेंट साइन होता है तब पे करते हैं कि टाइम पीरियड गुजरने के बाद? 6 महीने बाद पे करना है 2%। तो हैजिंग वाला क्या कह रहा है? हैजिंग वाला कह रहा है दो ऑप्शन देता हूं, या तो 6 महीने बाद आओ और मेरे से 2% ग्रॉस ले लो, या अभी के अभी मेरे से 2% डिस्काउंट करके ले लो। समझ रहे डिस्काउंटिंग क्यों बोल रहा है? प्रेजेंट वैल्यू यहां पे इसका इंटरेस्ट, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये होगा आपका आउटफ्लो, पे ऑफ। ये पे ऑफ कितना होगा? ये होगा। अगर आप यहां पे खड़े होके एफआरए सेटल करते हैं तो जो पे ऑफ होगा वो डिफरेंशियल अमाउंट नहीं होगी, वो डिफरेंशियल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू होगी। भाई समझ आ रही है बात, क्या नहीं आ रही? तो इसलिए अगर आई कैप आपसे पूछे कि मुझे बताओ एफआरए सेटल होगा तो पे ऑफ कितना होगा, तो आपने बाकी सारा काम वैसे ही करना है, अमाउंट, उसके बाद उसको रेट, रेट के बाद टाइम पीरियड, नॉर्मली जैसे करते हैं। लेकिन अब क्या करना है? हम कहते हैं ये पे ऑफ होगा। और अगर इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है इस डेट पे आके, तो फिर आप ग्रॉस अमाउंट लेंगे। अगर पे ऑफ कैलकुलेट करना है इस रेट पे, डिस्काउंटेड अमाउंट। अगर इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है एट द एंड, ग्रॉस अमाउंट। समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई, नहीं आई। फिर से कोई समझ नहीं। कह रहा है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, ये तो समझ आ गया, ये पढ़ के समझ आ रही है आपको? ओके। कह रहा है इन एफआरए ओनली डिफरेंशियल अमाउंट इज पेड, यानी अगर आपका एग्रीमेंट 10% का हुआ है, बैंक के साथ 12% हुआ है या 8% हुआ है, तो जो पेमेंट होगी वो डिफरेंशियल यानी 2% की होगी, टोटल इंटरेस्ट की नहीं होगी। समझ रहे हैं? ओनली डिफरेंशियल अमाउंट इज, डिफरेंशियल इंटरेस्ट एडजस्ट होगा। डिफरेंशियल को अंडरलाइन कर लें एफआरए में। समझ रहे हैं? हमें हैजिंग वाले ने गारंटी दी थी 10% होगा, बैंक ने कहा भैया 15% हो गया, तो हैजिंग वाला हमें 15% देगा कि 10%? 5%। डिफरेंशियल कहेगा 10% तो हमने एग्री किया था, होगा ही होगा, जितना ऊपर गया है ना उतना मेरे तुम्हारा नुकसान हुआ वो मेरे से ले लो। ओनली डिफरेंशियल अमाउंट इज पेड। और तीसरा और बहुत ही अहम पॉइंट कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में जो इंटरेस्ट पे होगा ना, पे ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। देखिए लोन एग्रीमेंट आगे चल रहा है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कब खत्म हुआ? T1 पे। तो इसमें जो सेटलमेंट लेना देना होना है वो कब होना है? 3 महीने बाद। इसीलिए जब आपने पे ऑफ कैलकुलेट करना है 6 महीने पे ऑफ, तो उसको डिस्काउंट भी करना है, उसको डिस्काउंट भी करना है। ठीक, बस हो गया, कुछ भी नहीं है बाकी, बस यही 3 पॉइंट थे। एक आपको बताना था ये लिखा कैसे जाता है फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट की टर्म बतानी थी T1 T2 के साथ, और दूसरा आपको बताना था डिफरेंशियल अमाउंट पे होगी, और तीसरी और सबसे अहम बात क्या बताने थे? अब देखिए बाकी सारा काम वैसा ही जैसे पहले था। व्हाट इज टू बी हैज, सबसे पहले फॉर्मेट देखे वही है जो पहले किया करते थे हम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज टू बी हैज? बोरोइंग ऑफ ₹5 million आफ्टर 3 month फॉर, ये 6 month ड्यूरेशन है लोन की, फॉर 6 month, जो के ऊपर नाम लिखते हुए 3 into 9 आएगा, लेकिन ये ड्यूरेशन है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हुए आपने इसको यूज करना है, इसको नहीं करना। 3 महीने बाद लोन लेना है तो 6 महीने के लिए, 3 महीने बाद लोन लेना है 6 महीने के लिए, इंटरेस्ट 3 महीने का कैलकुलेट होगा 6 का। बस ये ज़हन में रखिएगा। ये लाइन देखे समझ आ रही है भाई? पढ़ के देखे समझ आ रही है? बोरिंग ऑफ ₹5 million आफ्टर 3 month। फिर क्या करना है स्ट्रेटजी? बाय 3V9 FRA, ठीक है, 3 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट कर लें, ये सॉरी ये जो है ये एग्रीमेंट कर लें, फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट। ये ऊपर जैसा लिखा हुआ था ना, ये बाय दिस, ये अमाउंट एज इट इज नीचे आ जाएगी। ये फॉर्मेट जो आप फेमिलियर है ना इसके साथ,
ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। फिर क्या करना है, गेन या लॉस, वो कैसे डिसाइड होगा, वो कैसे डिसाइड, गैस करें। बैंक ने हमें 10% कहा, उधर मार्केट में लोन एग्रीमेंट किया 12% पे, गेन है कि लॉस है, गेन। सारे 12% पे लेके जा रहे होंगे, हमारा रेट क्या एग्री हुआ है, तो गेन होगा। अगर एग्रीमेंट किया 12% पे, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, मार्केट का रेट आया 8%, लॉस। क्यों, बाकी सारे 8% पे लोन लेके जा रहे हैं, 10 पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, गेन या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। फिर एक चीज हमें रखनी है, गेन या लॉस जो कैलकुलेट करना है वो सेटलमेंट होगी ना उसकी, उसको डिस्काउंट करना नहीं भूलना, उसको डिस्काउंट करना नहीं भूल। डिफरेंशियल अमाउंट है ना गेन या लॉस, भाई फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में डिस्काउंट करना नहीं भूलना। डिस्काउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली लोन पे होना है और हम उसको ट्रेडर के साथ डेरिवेटिव मार्केट में हेजिंग सेटल कब कर रहे हैं, तो कहता है मैं आपको डिस्काउंटेड वाला दूंगा, आप उसको बैंक में जमा करवाकर तो मिल जाएगा ग्रॉस। डिस्काउंटिंग भूलेंगे तो नहीं, फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में डिस्काउंटिंग भूलेंगे तो नहीं, कि भूल जाएंगे, पे ऑफ यही है। लेकिन जब नीचे इफेक्टिव रेट में कैलकुलेशन करनी है ना, क्या करना है, तो ये ग्रॉस ही आएगा। ये क्या आएगा, यहां पे देखें गेन कैलकुलेट हो रहा है और पे ऑफ भी कैलकुलेट हो रहा है। फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में गेन भी कैलकुलेट हो रहा है। एक चीज तो नोट करें कि पीरियड ऑफ लोन 6/12 को मल्टीप्लाई करना, ये नहीं भूलना। और दूसरी चीज, जब गेन या लॉस कैलकुलेट कर लेना तो उसके बाद उसको डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट करने का ना 1 प्लस मार्केट रेट इंटू, डिस्काउंट करना नहीं भूलना भैया, बार बार कह रहा हूं, सबसे अहम चीज यही है। तो जब पे आई कैप पूछे पे ऑफ बताओ, हम कहेंगे डिस्काउंटेड वाला पे ऑफ है। आई कैप के इफेक्टिव रेट बताओ, ये ग्रॉस वाला आएगा, ये वाला इधर आएगा, समझ रहे हैं। ये वाली अमाउंट जो आएगी इधर आएगी। ये वाली अमाउंट तब कैलकुलेट करनी है जब आई कैप बोलेगा पे ऑफ बताओ कितना है, और आई कैप पूछता होता है पे ऑफ। हाँ, यानी पे ऑफ अलग कंसेप्ट है, गेन या लॉस अलग कंसेप्ट है, ये बताना चाह रहा हूं। नीचे गेन या लॉस ही आएगा ग्रॉस, लेकिन पे ऑफ अगर आई कैप पूछे तो डिस्काउंटिंग करके आएगा। डिस्काउंटिंग कैसे करनी है ये देख ले, कैसे करनी है डिस्काउंटिंग, 1 प्लस मार्केट रेट इंटू, भाई कुछ समझ आया आपको कि नहीं समझ आया, पक्की बात है, आ गया। फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में डिस्काउंटिंग होनी है, बाकी कहीं नहीं होनी। अब इस कंसेप्ट के बाद आपने ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं वाकई में कॉन्फिडेंट हूं, ये क्वेश्चन कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। लेकिन फ्यूचर वाला कर पाएंगे कि नहीं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर वाला, इस पे मुझे डाउट है। ट्राई करेंगे जी, होम असाइनमेंट में फ्यूचर आपको दे दूं असाइनमेंट। चलिए, आप फॉरवर्ड के क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, फ्यूचर का ट्राई कीजिएगा। ट्राई करेंगे, देखते हैं कि क्या क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो उस्ताद से भी 2 हाथ आगे है। होते नहीं होते क्यों नहीं आगे जाते उस्ताद। ये हमारे उस्ताद ने मिसाल दी थी हमें, मुझे आज तक याद है, और मैं चाहता हूँ मिसाल आपके सामने। उन्होंने कहा था जैसे कोई बाप है ना, अपने बच्चे को कंधे पे बिठाता है, तो उसका क्या फायदा होता है, जहां तक बाप नहीं देख सकता बच्चा वहां तक भी देख सकता है, दूर तक देख सकता है। तो उसी तरह आप भी स्टूडेंट है, आपको भी ऐसा, आपको आगे हमसे बढ़ा, हम ये चाहेंगे, हम ये इस बात से खुश होंगे, हमारी कामयाबी है इसी में कि आप हमसे भी 2 हाथ आगे जाएं। तो जरूर जाइए, कम से कम फ्यूचर का क्वेश्चन सॉल्व करने की हद तक तो जरूर जाएं, इसमें भी मेरा ही फायदा है। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।